हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पेशवास की डिस्कशन को। अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पेशवास की टाइमलाइन में, इसकी क्रोनोलॉजी में बालाजी विश्वनाथ भट्ट को कवर कर चुके हैं। बाजीराव वन को, जिसको हमने बाजीराव मस्तानी मूवी से रणवीर सिंह के किरदार के तौर पर रिलेट करा था, इस पेशवा को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेटे की, बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब भी बोला जाता था, और इसका कार्यकाल जो था पेशवाशिप का वो था 21 साल। बालाजी बाजीराव जब पेशवाशिप की पोस्ट को जब संभालता है, ये वाली जो उसकी पोजीशन थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो पेशवाशिप की जो पोजीशन थी, इट वॉज हेरिडिटरी। क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, बालाजी बाजीराव वन जब पेशवा बना था अपने पापा के बाद, बालाजी विश्वनाथ के बाद, तो वो तो अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेसिस पर बना था। लेकिन बाजीराव वन के टाइम से ये जो पेशवाशिप की जो पोस्ट थी, ये कंप्लीट तरीके से हेरिडिटरी हो चुकी थी। तो बालाजी बाजीराव को जब पेशवाशिप की जब पोस्ट मिलती है, तो वो एक विरासत के तौर पर मिलती है। शॉर्ट में हम इसको नाना साहेब भी कहते हैं, और ये आगे चलकर मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। अब इसके टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, उसको हम ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझते हैं। तो बात करते हैं बालाजी बाजीराव की। टाइम पीरियड इसका जो था पेशवाशिप का, इट वॉज फ्रॉम 1740 टू 1761, 21 ईयर्स का। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब भी कहा जाता था मराठा साम्राज्य के अंदर इनके घर परिवारों के द्वारा। ये पेशवा थे 21 साल के लिए, 1740 से 61। अब इस टाइम पर क्या होता है, जब ये पेशवाशिप की पोस्ट संभालता है और 9 साल बीत जाते हैं, उस टाइम पर राजा साहू काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और 1749 में राजा साहू की मृत्यु हो जाती है। हम जब से ये मराठा साम्राज्य के टॉपिक को कवर कर रहे हैं इस बुक से, इस चैप्टर से, मैंने अक्सर आपको ये बताया है बार बार कि मराठा साम्राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे टॉप पर हुआ करता था राजा, और उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन जो था वो था पेशवा। लेकिन राजा का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होना और पेशवा का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होना मराठा एम्पायर के अंदर, ये वाला सिलसिला जो कायम था, ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर कायम था, बाजीराव वन के टाइम पर कायम था, रणवीर सिंह के टाइम पर कायम था। लेकिन जब इसका बेटा पेशवा बनता है, उस टाइम तक राजा साहू की डेथ जो है वो हो चुकी थी 1749 में, इसी के कार्यकाल के टाइम पर। और राजा साहू के बाद मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी राजा था नहीं मराठा साम्राज्य का, और उसके बाद पेशवा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाता है किंग की डेथ के बाद। जैसी राजा साहू का देहांत होता है, उसके बाद पेशवा बिकेम फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन मराठा सुप्रीमेसी। अब ऐसा क्यों था? राजा साहू के बाद भी तो किसी को राजा बनाया जा सकता था, लेकिन ये राजा का जो तख्त था, जो उसकी पोस्ट थी मराठा साम्राज्य के अंदर, पूरी तरीके से एबॉलिश कैसे हो गई? उसके पीछे जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल है वो है राजा साहू अपनी एक वसीयत छोड़कर गए थे। उस वसीयत में उन्होंने साफ तरीके से ये लिखा था कि उनके मरने के बाद अब मराठा साम्राज्य के अंदर किसी भी राजा की आवश्यकता है ही नहीं। राजा साहू खुशी खुशी मरे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा था जैसा बालाजी विश्वनाथ ने और उनके बेटे बाजीराव वन ने मराठा साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है, तो पेशवा या पेशवाशिप का जो डिसीजन है, इस पोस्ट का जो डिसीजन है, और वहाँ पर नियुक्ति होना कुछ महान इंसानों की, जैसे बालाजी विश्वनाथ और उसका बेटा बाजीराव वन, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलकर राजा की ज़रूरत ही नहीं है, पेशवा खुद ही मराठा साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए सक्षम है। तो राजा साहू अपनी वसीयत में, अपनी विल में ये लिखते हैं कि मेरे बाद कोई भी राजा होगा नहीं मराठा साम्राज्य का,
और जो भी स्टेट के अफेयर्स हैं मराठा साम्राज्य के अंदर, जो भी मराठा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्टेट अफेयर्स हैं, वो मैं सब कुछ अब जो भी पेशवा होगा उसको समर्पित करके जाता हूँ। अब राजा की कोई आवश्यकता नहीं है। पेशवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। वॉर को लड़ना, जैसा बाजीराव वन लड़ता था, हालांकि उसके पापा नहीं लड़ते थे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। बालाजी विश्वनाथ खुद नहीं जाते थे युद्ध में, लेकिन बाजीराव वन ने, रणवीर सिंह ने ये पॉलिसीज़ को चेंज करा था। उसने अपने पिताजी की गलतियों से सीखा था कि नहीं, मुझे वॉर में साथ जाना चाहिए, मैं सब कुछ मराठा सरदारों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। तो वॉरियर होना, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होना, वॉर एक्सपर्ट होना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिफाइन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये सब कुछ पेशवा जब खुद ही कर रहा था तो राजा साहू ने देखा आगे चलकर राजा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पेशवा के हाथ में ही पूरी की पूरी मराठा साम्राज्य की सुप्रीमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन इसी के हाथ में होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये बालाजी बाजीराव नाना साहेब तख्त पर विराजमान होता है, पेशवा बनता है, तो वो ऑफिशियल हेड बन गया एडमिनिस्ट्रेशन का। अब तक ऑफिशियल हेड हुआ करता था मराठा साम्राज्य के अंदर राजा। ठीक है। बाजीराव वन के टाइम पर भी मैंने आपको जो ट्रेलर में दिखाया था, जब रणवीर सिंह को चुना जाता है एज अ पेशवा, ठीक है, उसकी स्किल्स और टैलेंट के बेसिस पर, जब वो काफ़ी यंग था, तब हमने ये देखा था कि उस टाइम पर राजा जिंदा थे, राजा साहू जिंदा थे। लेकिन बालाजी बाजीराव जब पेशवा बनते हैं, राजा साहू राजा तो थे मराठा साम्राज्य के, वो बूढ़े हो चले थे और उनकी नॉर्मल मृत्यु हो गई थी 1749 में, कुदरती रूप से बूढ़े हुए और वो चल बसे। ऑफिशियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक राजा था, लेकिन अब जो है वो सारी पावर, ऑफिशियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ जो है पेशवा के हाथ में आ गई। और अब से आगे चलकर जो भी पेशवा होगा, राजा साहू ने साफ क्लियर कर दिया कि सारी पावर जो होगी वो पेशवा के हाथ में ही होगी और वही ऑफिशियल हेड होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। देयर इज नो नीड ऑफ किंग। ये वाली बात याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे ही बालाजी बाजीराव नाना साहेब बनता है पेशवा मराठा साम्राज्य का, उसने अपनी गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स पुणे। उस टाइम पर उसको कहा जाता था पूना। और मराठा साम्राज्य की जो पूना जो था वो हेडक्वार्टर्स बनकर उभर कर आया। अब जो हेडक्वार्टर्स था इनका वो पूना था। अब बालाजी बाजीराव ने सेम बाजीराव वन की, रणवीर सिंह की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए मराठा साम्राज्य की प्रेस्टीज को, पावर को, उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट को, जोग्राफिकल एक्सटेंट को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसे और वास्ट करने का काम करा। कैसे? हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैंपिंग समझते हैं जो कि बालाजी बाजीराव वन के टाइम पर अंडरटेक करे गए। बालाजी बाजीराव ने, नाना साहिब ने मराठा साम्राज्य को एक्सटेंड करने का काम करा इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि इसने भी बाजीराव वन की तरह मराठा साम्राज्य के अंदर जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो थी उसको अपनाया और उन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को बड़ा ही सीरियसली लिया। एक लिमिटेशन जो आपने बाजीराव वन के टाइम पर, रणवीर सिंह के टाइम पर देखी थी जब वो पेशवा थे, हमने ये पढ़ा था कि यहां पर बाजीराव वन ने भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज तो अपनाई थी, एम्पायर को मल्टीपल डायरेक्शन में इसने भी फैलाया था मराठा साम्राज्य को। दिक्कत सिर्फ ये थी, यहाँ पर इसके टाइम पर सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी, जो उसका ड्रॉबैक था, वो ये था, एम्पायर को एक्सटेंड करते करते ये लोग ये चीज़ भूल गए बाजीराव वन के टाइम पर, डैट एम्पायर को कंसोलिडेट भी करना होता है। तो ही फेल टू कंसोलिडेट। लेकिन यहां पर बालाजी बाजीराव के टाइम पर, नाना साहेब के टाइम पर,
मराठा साम्राज्य के फ्रंटियर्स को ना ही सिर्फ एक्सटेंड करा गया, एक्सपेंड करा गया, बल्कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करा गया कि जिन एरियाज के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है उसको संजोग कर हमें रखना भी है, उनको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, वहां पर किसी भी प्रकार की बगावत नहीं होने देनी है और मराठा सरदारों को हावी नहीं होने देना है और दुश्मनों को इस तरीके से निश्ते नाबूद करना है, इस तरीके से धूल चटानी है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और दोबारा वो हमारे सामने खड़े ना हो सकें। कल को ऐसा ना हो कि एरियाज के ऊपर हमने कब्जा कर लिया और मुगल फोर्सेस को, मुगल गवर्नर को हमने कहीं से हरा दिया और उसके बाद हमारा एटीट्यूड उस रीजन को लेकर बिल्कुल कैजुअल हो गया कि छोड़ो अब इस रीजन को बाद में देखेंगे, यहां पर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाएंगे। तब तक क्या पता जो आपके दुश्मन है वो दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर दोबारा से हावी हो जाए आपके ऊपर। बालाजी बाजीराव इस चीज को, नाना साहेब इस चीज को बहुत अच्छे से समझता था एज पेशवा, उसने ये गलती नहीं करी। तो यानी कि आप यहां पर ये चीज देख रहे हो कि ये पेशवा की लेगेसी में जो पेशवाशिप आते चले जा रहे हैं, गद्दी पर विराजमान होते चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो बालाजी विश्वनाथ हो, बाजीराव वन हो या नाना साहेब हो, वो हर एक प्रीवियस पेशवा से बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्निंग द एम्पायर, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो गलतियां, थोड़ी बहुत भी गलतियां जाने अनजाने में पुराने पेशवा कर चुके हैं, वो अगला पेशवा कोशिश करता था कि वो दिक्कतें या वो समस्याएं दोबारा से मराठा साम्राज्य के दरवाजे पर आकर ना खड़ी हो जाए। तो इसने भी यही काम करा कि मराठा साम्राज्य की प्रेस्टीज और पावर को ये जेनिथ पर ले गया, एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। कौन? नाना साहेब। अब इसने एम्पायर को जो एक्सटेंड करा वो कहां कहां पर करा और कैसे कैसे करा उसको समझते हैं। सबसे पहले इसने काम करा ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। मराठा साम्राज्य का जो जोग्राफिकल मैप है, जो उसका पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा विकसित हो रहा था और ज़्यादा विशाल होता चला जा रहा था। अब इनका जो फोकस था वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ गया। इन्होंने क्या करा, बंगाल के अंदर आपको पता है कि मुगल सम्राट जो थे, जो मुगल एम्परर्स थे, वो नवाबों को तैनात करके रखते थे। बंगाल के अंदर नवाब्स होते थे। तो इन्होंने बंगाल के रीजन के आसपास उसमें उथल पुथल पैदा करने के लिए, ताकि जो मुगल एम्पायर की छत्र छाया में बंगाल को रूल करने वाले जो नवाब्स हैं, जो कि मुगल एम्पायर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से हैंडल ना कर सकें, इन्होंने इसके लिए क्या करा, बंगाल को रिपीटेडली इन्वेड करने का काम करा, बार बार इन्वेड करा। और 1751 में जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान, उसको मजबूरन तौर पर बार बार मराठा की इन्वेजन से तंग आकर उसने ओडिशा जो था वो मराठास के हवाले कर दिया। उस टाइम पर जो बंगाल का एरिया था और जो उड़ीसा जो था वो अलग अलग नहीं थे। बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट जोग्राफिकल टेरिटोरियल एक्सटेंट वाला एक स्टेट था, एक रीजन था हमारे देश में, जब यहाँ पर हम 1750s के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर बंगाल में जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान, जो कि मुगल एम्पायर की छत्र छाया के अंतर्गत बंगाल का नवाब तैनात करा गया था, उसने मराठाओं के रिपीटेड इन्वेजन से तंग आकर उड़ीसा दे दिया मराठास को। अब इनका फोकस गया दक्षिण भारत की तरफ, साउथ की तरफ। साउथ में जो स्टेट ऑफ मैसूर जो था, कर्नाटका, जहाँ पर आप आगे चलकर देखते हो, आपने नाम सुने होंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे जो महान राजा, महान शासक यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे जो पावरफुल रूलर्स हैं उनके हाथों में नहीं था, तब जब मराठास का फोकस यहाँ पर गया स्टेट ऑफ मैसूर के ऊपर, वेयर इज मैसूर, मैसूर इज इन कर्नाटका। याद रखना, मैसूर इज इन कर्नाटका। ये तो चीज़ आप नॉर्मली जानते हो, ये एनसीईआरटीज वगैरह में भी मैंने हज़ारों बार आपको बता रखा है। स्टेट ऑफ मैसूर और दूसरे जो माइनर स्टेट से दक्षिण भारत के, उनको फोर्स करा गया कि आप हमें ट्रिब्यूट दो। अब कोई भी जो एक स्टेट है, समझने की कोशिश करना दोस्तों,
ये है स्टेट ए, कोई भी एक रीजन है, कहीं पर भी एक किंगडम है, स्टेट ए, और यहां पर एक है स्टेट बी। अब स्टेट ए स्टेट बी को ट्रिब्यूट देने के लिए, रेगुलरली पैसा देने के लिए तभी बोल सकता है जब स्टेट ए ज्यादा पावरफुल हो एज कंपेयर टू स्टेट बी। ये ऑब्वियस ही बात है। यानी कि कहने का मतलब ये कि मैसूर का स्टेट और दूसरे छोटे छोटे जो किंगडम्स जो थे, जो रियासतें थीं दक्षिण भारत के अंदर, वो जानते थे कि मराठास के साथ अगर हमारा युद्ध हो गया तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। तो जब मराठास ने डिमांड करा कि आप हमें रेगुलर ट्रिब्यूट दो, तो उनको इस शर्त को मानना पड़ा, इस बात को मानना पड़ा। 1760 में हैदराबाद का जो निज़ाम था, मैंने आपको बताया था हैदराबाद के तख्त पर जो भी राजा बैठता था उन सबको निज़ाम कहा जाता है। तो ये कोई एक निज़ाम की छवि आप अपने दिमाग में मत रखना। टाइम टू टाइम, अलग अलग वक्त और ज़माने में जो भी हैदराबाद के तख्त में विराजमान था वो सारे निज़ाम की पोस्ट पर ही थे। जैसे मराठा साम्राज्य में मराठा एम्पायर को संभालने वाला कोई भी जो पर्सन होगा वो पेशवा होगा आगे चलकर, ऐसे ही हैदराबाद के तख्त पर बैठने वाला कोई भी जो राजा होगा, जो शासक होगा, उसको निज़ाम के नाम से, निज़ाम के टाइटल के नाम से डिनोट करा जाता था। तो 1760 में हैदराबाद का जो निज़ाम है उसको मराठा फोर्सेस के द्वारा उदगिर में हराया गया और उसको कंपेल करा गया, उसको मजबूरी तौर पर विवश करा गया कि तुम्हें अपनी बहुत ज़्यादा जो वास्ट टेरिटरीज हैं हैदराबाद और उसके आसपास, वो तो मराठा साम्राज्य के नाम कर दो। अब मराठा साम्राज्य को, मराठा एम्पायर को इससे ये फ़ायदा मिला जब इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को उदगिर में हराया और उससे वास्ट टेरिटरीज जो थी, बहुत ज़्यादा जो जोग्राफिकल टेरिटरीज थी, वो अपने नाम करवा ली, अपने बेसिकली बैग में डलवा ली। उससे फ़ायदा इनको ये मिला कि एक आंकड़ा ये कहता है कि एनुअल जो रेवेन्यू आने लगा मराठा साम्राज्य वालों को इन एरियाज पे कब्जा करने के बाद, वो आने लगा सालाना रेवेन्यू 62 लाख रुपए का, 62 लाख रुपीस का। एंड आप खुद सोच के देखो कि आज आपका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का काम हो कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको एक साल में 62 लाख रुपीस आते हैं, तो आज के समय में, आज के ज़माने में आपके लिए 62 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है। 2025 में हम ये बैठे हुए हैं और उस टाइम पर मराठा साम्राज्य वालों को, मराठा एम्पायर वालों को हैदराबाद के निज़ाम को हराने के बाद जब ये टेरिटरीज मिली तो सालाना उनका जो रेवेन्यू था, 1760 के ज़माने की हम बात कर रहे हैं, उस ज़माने में 62 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू आता था, जो कि लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि आज के ज़माने के कंपैरिजन में ये 6200 करोड़ है कम से कम। उसके बाद उत्तर भारत की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें अगर हम, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद, अहमद शाह अब्दाली से पहले नादिर शाह दिल्ली को इन्वेड कर चुका था, तो बड़ी उथल पुथल थी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और नादिर शाह की इन्वेजन की वजह से हुआ क्या था, दिल्ली जो है वो फाइनेंशियली एक तरीके से बैंकरप्ट हो गया था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर की तिजोरी खाली हो गई थी। लेटर मुगल एम्परर्स तो वैसे भी संभाल तो सके नहीं। एक ज़माना था जब बाबर खुद इन्वेड कर कर दिल्ली के तख्त पर विराजमान होता है इब्राहिम लोदी को हराकर। अकबर ने किसी को इन्वेड नहीं करने दिया, औरंगजेब के टाइम तक किसी की औकात नहीं थी, लेकिन लेटर मुगल एम्परर्स अपनी हरकतों के चलते, अपनी अय्याशी के चलते किसी भी चीज़ को नहीं संभाल पाए। जब वो छोटी मोटी बगावतों को, सक्सेसर स्टेट्स को और ये इंसर्जेंट स्टेट्स को अलग होने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो नादिर शाह जैसे लीडर की इन्वेजन को तो क्या ही रोकेंगे। लेकिन इसकी वजह से उत्तर भारत के अंदर अनिश्चितता का एक माहौल छा गया, इंस्टेबिलिटी का एक माहौल छा गया, बहुत उथल पुथल रहने लगी। मराठास ने इसको
अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि अच्छी बात है, नादिर शाह के इन्वेजन की वजह से मुग़ल तिजोरी जो है वो बैंकरप्ट होने लगी है, मुग़ल साम्राज्य बैंकरप्ट होने लगा है। उन्होंने अपना पावर और अपने वर्चस्व को बढ़ाने का काम यहाँ पर करा, और उनको पता था कि मुग़ल एम्पायर जो है वो इतना वीक हो गया है। मराठा साम्राज्य वाले को पता था कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो इतना वीक हो गया है कि अगर अब वो गिरा तो उसके पीछे जो डोमिनेंट फोर्स का जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ मराठा एम्पायर वाले कर सकते हैं। यानी कि इनको रिप्लेस करने के बाद मराठा एम्पायर का हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान होना सुनिश्चित है। तो दे बिकेम द डोमिनेंट फोर्स बिहाइंड द मुगल थ्रोन, और उनको और ज़्यादा इनस्टेबलाइज करने का काम कर रहे थे मराठा एम्पायर वाले। मुगल एम्पायर को और ज़्यादा इनस्टेबलाइज करने का काम कर रहे थे कि वो और ज़्यादा वीक हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बार बार बताया था कि पेड़ जो है वो मुगल एम्पायर है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी जड़ों पर वार करने से बिल्कुल भी मराठा साम्राज्य के जो ये पेशवा वगैरह थे, ये इनकी जो फोर्सेस थी, ये चूकते नहीं थे। उसके बाद अगर हम आगे की कहानी डिस्कस करें, 1752 में मराठाओं ने मदद करी थी इमाद उल मुल्क की वजीर बनने के लिए। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक तरीके से मुगल एम्परर का राइट हैंड बनने के लिए। और क्योंकि इमाद उल मुल्क को वजीर मराठाओं ने बनवाया था, तो इमाद उल मुल्क इनके आगे नतमस्तक हो गया, वो पपेट बन गया। तो हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो अभी भी भारत के तख्त पर जो विराजमान थे वो कहने को तो मुगल्स थे, लेकिन जो रूलर्स हैं जिनके हाथ में अब रियल पावर आने लगी है, जिनकी प्रेस्टीज बढ़ने लगी है, जो मुगल्स की अथॉरिटी को साफ तरीके से चैलेंज करने के लिए दम रखते हैं। इवन मुगल एम्पायर के अंदर जो मुगल पॉलिटिक्स है उसको इनस्टेबलाइज करने का जो दम रखते हैं। मराठास इमर्ज एज द प्रैक्टिकल रूलर्स ऑफ इंडिया, और इसी के चलते इन्होंने खुद ही अपने आप से सपना देख लिया कि बस टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम दिल्ली के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान के राजा अब हम कहलाएंगे आफ्टर मुगल एम्पायर, जब वो निश्ते नाबूद हो जाएगा। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक संकट मंडराता है मराठास के ऊपर, और एक बंदे के इंडिया में इन्वेड करने की वजह से इनके सपने मिट्टी में मिल गए मराठा साम्राज्य वालों के, कि ये पूरे हिंदुस्तान को रूल करेंगे एंड दे विल बी एबल टू रिप्लेस द मुगल अथॉरिटी। इनके सपने खाक में मिल गए। मराठाओं के ऊपर शनि की 7.5 लगना स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से? अहमद शाह अब्दाली की वजह से। और यही वो चीज़ है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि आप ये ट्रेलर देखो पानीपत का। दिस मूवी ऑफ पानीपत इज एक्चुअली द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज फॉट बिटवीन मराठास, ठीक है, एंड अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पर जो अहमद शाह अब्दाली का जो ये रोल निभा रखा है वो संजय दत्त ने निभाया है, जो कि शाहजहाँ के पिकॉक थ्रोन को भी ले गया था, भारत से शाहजहाँ के पिकॉक थ्रोन को भी ले गया था, और कोहिनूर डायमंड को भी ले गया था। और ये अपनी तख्त पर जो है वो कोहिनूर डायमंड पहनता है। ये देखो, ये कोहिनूर डायमंड है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था। और ये इसके पीछे जो रखा हुआ है ये शाहजहाँ का गोल्डन पिकॉक थ्रोन है। तो ये नादिर शाह का भी बाप था इन्वेजन के मामले में। नादिर शाह के बाद भारत को लूटने जो आया था लुटेरे के तौर पर,
और एक बार नहीं काफ़ी बार आ चुका है, वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को मैं डिनोट करूंगा संजय दत्त, तो आप ऐसे याद रखना। भारत जो सोने की चिड़िया जो था, और इतनी लग्जूरियसनेस की वजह से ये बातें सुनते सुनते अफगान साइड का एक लीडर संजय दत्त, अहमद शाह अब्दाली, वो भारत आता है, भारत को इन्वेड करता है और उसे लूटता है। लेकिन पूरे भारत को नहीं लूटा, मेजर जो इसका फोकस था वो था उत्तर भारत। और इसने 1748 से 1767 के बीच में काफ़ी बार भारत की धरती पर कदम रखा, उसको इन्वेड करने के लिए, उसको लूटने के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये एक अफगान इन्वेडर है, अफगान रूलर है, अफगानिस्तान से आ रहा है, तो ये सारे लोग जो घुसते थे भारत के अंदर, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से घुसते थे। मैंने अक्सर आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी के लेवल से ही एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। जस्ट अ मिनट। ये रफली अगर हम माने, अगर ये इंडिया का मैप है, तो हमेशा से भारत के अंदर जो ये संकट मंडराता है, शनि की साढ़े साती जो होती है, वो लगातार जो लगी रहती है, वो इस रीजन में लगी रहती है। ये रीजन कभी भी हमारा, आप चाहे इसको एंशियंट टाइम में देख लो, चाहे मेडिवल टाइम में देख लो, चाहे मॉडर्न टाइम में देख लो, इवन कंटेम्प्रेरी टाइम में देख लो, ये रीजन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। हमेशा से भारत की धरती पर कोई भी हमारा जो दुश्मन बना है, ठीक है, अब आप कहोगे सर कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या दिक्कत है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, पाकिस्तान है तो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भारत का कभी भी स्टेबलाइज हो जाए, ऐसा जब से मानव इतिहास शुरू हुआ है तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन सब कुछ जब अच्छा चल रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, जो आर्यंस की जो इन्वेजन हुई थी वो भी यहीं से हुई थी। और इस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और सैकड़ों अनगिनत मध्यकालीन भारत के अंदर भी, मेडिवल इंडिया के अंदर भी जब आप इन्वेजन्स को पढ़ते हो तो वो नॉर्थ वेस्ट का एरिया ही होता है भारत में घुसने का। तो इसने क्या करा, पंजाब को इन्वेड करा 1751 में। इसने पंजाब को इन्वेड करा 1751 में। अगेन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो भारत का होता है वो हमेशा से उथल पुथल वाला होता है, तो पंजाब ऑलमोस्ट यहीं लाई करता है। 1751 में इसने पंजाब को इन्वेड करा। अब भारत के अंदर ये घुस रहा है और उत्तर भारत को लूटने की प्लानिंग कर रहा है। मुगल्स की हालत तो पहले ही बहुत टाइट थी, नादिर शाह पहले इतना कुछ लूट कर लेकर जा चुका था। अब ये अहमद शाह अब्दाली से नहीं भिड़ सकते थे, एक तो पैसा भी नहीं है और अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची है। मुगल्स तो पहले ही नतमस्तक हो गए कि भाई साहब हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ठीक है, आप क्या करो, पंजाब का इलाका हमारे अंतर्गत आता है, आप उसको रख लो। 1751 से 52 में जब एक साल के अंतर्गत जब अहमद शाह अब्दाली ने, संजय दत्त ने पंजाब को इन्वेड करा, वो एरिया पंजाब का और उसके आसपास के छोटे छोटे इलाके वो मुगल साम्राज्य का पार्ट थे। मुगल शासकों ने बोला आप रख लो उसको एज अ गिफ्ट, हमें कुछ मत करना, हम आपके साथ हैं। अब लेकिन मुगल्स ने ये देखा कि अहमद शाह अब्दाली बड़ा ही बदमाश किस्म का आदमी है। 1748 से लेकर 67 तक लगातार इंडिया आकर इन्वेजन करता रहता था और उसका हमेशा जो टारगेटेड एरिया होता था वो होता था उत्तर भारत। तो पंजाब इसको दे दिया, फिर भी ये नहीं माना। 1751 में जब इसको पंजाब मिल गया था तो ये चला जाता। 48 से 51 का इसका कार्यकाल होना चाहिए था भारत को इन्वेड करने का, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1767 तक इन्वेड करता रहा ये। अब मुगल्स जो थे उनकी नाक में दम कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने, इसकी फोर्सेस ने, क्योंकि वो ना एक असमंजस में बैठे रहते थे। अभी तो चला गया है,
पता नहीं हरामजादा दोबारा कब लौट कर आ जाएगा, अब पता नहीं क्या ले जाएगा, कोहिनूर ले गया, पिकॉक थ्रोन ले गया, पता नहीं क्या क्या ले गया भारत से लूट कर। अब मुगल साम्राज्य वालों को दिक्कत ये थी कि ये जो चीज़ें बाहर जा रही इंडिया से ये हमारी हैं, ये हमारे काम आ सकती थी, ये हमारी तिजोरी को, हमारी राजकोषी को भरने का काम कर सकती थी, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाती हैं। अब वो तो ये ले ही गया, हम कर कुछ इसलिए नहीं पाए क्योंकि उसकी फोर्सेस के सामने हमारी फोर्सेस कुछ भी नहीं है। और चलो लड़ने को एक बार के लिए हम रेडी हो भी जाए, हम ये मानसिकता अपनी बना ले कि हमें इसको रोकना है, तो उस टाइम पर कितनी एनर्जी, कितना पैसा और कितने बंदों की कुर्बानी जाएगी। और जो मुगल्स का जो काम था वो सिर्फ यही काम थोड़ी ना था कि वो अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन को रोकते रहें। इंटरनल जो रेबिलियंस और ये सब जो चल रहे हैं, सक्सेसर स्टेट्स अलग हो रहे हैं, इंसर्जेंट स्टेट्स हैं, मराठास के साथ भिड़प चल रही है, छोटे छोटे रीजन्स में बगावत चल रही है, उनको भी तो शांत करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था कि जब आप मल्टीपल फ्रंट पर वॉर लड़ते हो, हमेशा जब आप मल्टीपल फ्रंट पर वॉर लड़ते हो और ऊपर से एक और जब आपके ऊपर एक खतरे का साया मंडराने लग जाता है, तो उस टाइम पर आप कोलैप्स हो जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस के चलते, नंबर ऑफ स्ट्रेसेस के चलते एक एडिशनल स्ट्रेस कोई भी सहन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एम्पायर हो या फिर इंसान हो। तो आप देखो कितनी ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ एक लिखी हुई है। वो मुगल जो कि मराठास को हमेशा से भारत में पावर शेयरिंग से दूर रखना चाहते थे, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन की वजह से मुगल साम्राज्य वालों की नाक में इतना दम हो गया कि दे सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द मराठास। ना कोलिजन फोर्सेस ना अलायंस फोर्सेस, लाइन देखो क्या लिखी हुई है, उनसे प्रोटेक्शन मांगने गए हैं मराठास से। आप वीकनेस समझ सकते हो कि मुगल शासक किस हद तक उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रेस्टीज है, वो धूल सिर्फ चाट नहीं रही होगी, वो जमीन के अंदर मिल गई है इस टाइम तक। क्योंकि मुगल साम्राज्य वालों को ये चीज समझ में आ गया कि जो मराठा साम्राज्य जो है, इसके अलावा देयर इज नो अदर पावर लेफ्ट इन इंडिया जो कि उनके दिल्ली को बचा सके। मराठास ने मुगल्स की मदद करी। अब मदद क्यों करी, इस चीज के पीछे आपको कुछ उनके इंटेंशन समझने की नीड है, प्लस आपको मराठास की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। उसके लिए आप इस लाइन को देखो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप पहले इसको देखो, इस लाइन को। मराठास हमेशा से ये मानते थे कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है, वो हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए ही है। मराठास की ये साइकोलॉजी थी, उनका ये मानना था कि कोई भी जो आउटसाइडर है, लाइक अहमद शाह अब्दाली, उसका कोई भी मॉरल राइट नहीं बनता है कि वो भारत में आके भारत को इन्वेड करे, उसको रूल करे। इसलिए मराठास जो हैं वो मुगल का साथ देने के लिए मान गए, बिकॉज वो इस धरती से प्यार करते थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, देशभक्ति थी, देश के प्रति प्रेम था। और वो ये जानते थे कि चलो हम मुगल फोर्सेस से बाद में लड़ लेंगे, अभी इन्होंने हमसे मदद मांगी, और वो भी एक आउटसाइड इन्वेडर को यहाँ से खदेड़ कर भगाने के लिए। हमारी जो भी लड़ाई चल रही है वो मुगल साम्राज्य वालों के साथ चल रही है, और ये तो यहाँ हिंदुस्तान में ही रहते हैं, इनके साथ हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले अगर इन्होंने हमसे मदद मांगी है, हम सुनिश्चित तौर पर इनकी मदद करेंगे, क्योंकि इनका और हमारा एक कॉमन जो इंटेंशन है, एक कॉमन जो हम चीज़ चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जैसे फॉरेन इन्वेडर को भारत की धरती से हमें भगाना है। तो मराठास खुशी खुशी मुगल साम्राज्य वालों के साथ इस बात के ऊपर कि हम दिल्ली को प्रोटेक्ट करेंगे, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन को रोकेंगे, इस चीज़ पर सलाह मशवरा करने के लिए, संधि करने के लिए, उनसे ट्रीटी और पैक्ट को और एग्रीमेंट को साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अप्रैल 1752 की बात है कि जब मुगल एम्परर ने ट्रीटी साइन करी थी मराठास के साथ इस मुद्दे को लेकर कि दिल्ली को तुम्हें बचाना है और अहमद शाह अब्दाली की फर्दर इन्वेजन्स को रुकवाना है। इस ट्रीटी के अनुसार, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार,
मराठास ने ये आश्वासन दिया मुगल्स को कि ठीक है, हम आपको अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन से या दूसरे जो अफगान इन्वेडर्स आएंगे भारत के अंदर, जैसे नादिर शाह आया था, अहमद शाह अब्दाली अभी अभी होकर गया है, फर्दर वो दोबारा आता है या कोई भी जो अफगान इन्वेडर आता है, हम उससे आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा जो आपके दुश्मन हैं जैसे रोहिलास, जाट और राजपूत्स, इनसे भी हम आपको बचाएंगे। अब ये जो यहाँ पर बाकी जो एनिमीज लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 1 में इस बुक में, ये मुगल साम्राज्य वालों ने अपने दुश्मन खुद ही बना लिए थे। राजपूत के बारे में हमने इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन करी थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर। मुगल साम्राज्यों की एक जो उनको जो छत्र छाया देने वाले जो लोग थे शुरू से ही वो राजपूत थे, हुमायूं के टाइम से, अकबर के पापा के टाइम से। और अकबर ने तो खुद राजपूत प्रिंसेस जोधा के साथ शादी करी थी। अकबर के दरबार में जो 9 महान लोग रहते थे जिसको हम नवरत्न कहते हैं, जैसे बीरबल, टोडरमल, बहुत सारे राजपूत लोग थे। अकबर की छत्र छाया में जब वो मुगल शासक था, व्हेन ही बिकेम द 3rd मुगल एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर बाबर, हुमायूं एंड अकबर, जब वो तीसरा बनता है, उसकी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा हमें राजपूत जो आर्मी कमांडर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। औरंगजेब के टाइम तक आते आते राजपूत के साथ, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि औरंगजेब जो था उसकी क्योंकि इंटॉलरेंस वाली जो एक चीज़ थी, वो ट्रस्ट नहीं करता था, उसने ट्रस्ट खो दिया था राजपूतों के ऊपर। जबकि ये तो इनके परिवार के साथ बहुत ज़माने से, बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे थे, जुड़े हुए थे। तो अब राजपूत भी इनके दुश्मन हो गए थे। तो ये जो दुश्मन इन्होंने जो बना लिए हैं, और अब ये जो नतमस्तक होकर मराठा साम्राज्य वालों से मदद मांग रहे हैं, इन्होंने ये कब्र अपनी खुद खो दी थी। अफगान्स का चलो हमें समझ में आता है, वो बाहर से हैं, लेकिन रोहिलास और जो जाट्स हैं और जो स्पेशली जो राजपूत्स हैं, इनके साथ जो रिश्ते जो बेकार करे गए मुगल्स के द्वारा, वो औरंगजेब के टाइम पर करे गए। अब जब मराठास इतना सपोर्ट देने के लिए मान गए, तो बदले में उन्होंने 3 चीजें डिमांड करी। इस एग्रीमेंट में यह बोला गया कि पेशवा को 3 चीजें मिलनी चाहिए, और उस टाइम पर पेशवा कौन है? नाना साहेब, बालाजी बाजीराव। पेशवा जो है उसने बोला कि मुझे चाहिए 50 लाख रुपए, मुझे एक अधिकार चाहिए टू कलेक्ट द चौथ ऑफ पंजाब रीजन, सिंध रीजन, मुल्तान रीजन, राजपुताना किंगडम एंड रोहिलखंड रीजन। इन 5 एडिशनल एरियाज का चौथ राइट टू कलेक्ट टैक्सेस मेरे पास होना चाहिए। और मुझे गवर्नरशिप चाहिए 2 रीजन्स की, एक अजमेर जो कि राजस्थान में है, और दूसरा आगरा जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अब ये जो पेशवा था नाना साहेब बालाजी बाजीराव, इसका एक भाई था रघुनाथ राव। हुआ क्या था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था, जब अहमद शाह अब्दाली भारत को इन्वेड कर कर चला गया था रिसेंटली, तो उसने एक बंदा तैनात करा था कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में ये देखना कि दिल्ली के तख्त पर कोई और ना बैठे, बाहर में जाने दो। मुगल एम्परर्स को, मराठास को तो बिल्कुल भी सूंघने तक मत देना पावर दिल्ली की। तो वो जिस बंदे को तैनात कर कर गया था वो था नजीबुद्दौला। अब मराठास और मुगल्स के बीच में संधि तो हो चुकी है, ट्रीटी तो हो चुकी है अप्रैल 1752 में। रघुनाथ राव जो था उसको पेशवा ने, नाना साहब ने अपने भाई रघुनाथ राव को भेजा कि तुम उत्तर भारत जाओ और अहमद शाह अब्दाली को रोकने की कोशिश करो। अहमद शाह अब्दाली तब तक भारत की धरती को छोड़कर दोबारा अफगानिस्तान चला गया था। 1758 में रघुनाथ राव ने नजीबुद्दौला
जिसको अहमद शाह अब्दाली, संजय दत्त ये छोड़कर गया था कि जब मैं आऊंगा, जब तक मैं लौटता नहीं हूं तब तक तुम संभाले रखना उत्तर भारत को, किसी को हावी मत होने देना, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अफगानिस्तान लेकर नहीं जा रहा हूं, तुम यहीं बैठो। रघुनाथ राव ने नजीब उद दौला को एक्सपेल कर दिया दिल्ली से, और पंजाब, जो कि मुगल एम्पायर वालों ने अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन के डर के चलते 1751 से 52 के बीच में जो पंजाब इनको दे दिया था, रघुनाथ राव ने बिल्कुल चुटकी बजाने जैसे काम के चलते पंजाब को वापस करवा दिया मुगल एम्पायर को। अभी देख रहे हो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भारत की पूरी परिस्थिति ही चेंज हो गई है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अब हमें लग रहा है कि हाँ, मुगल्स और जो मराठास हैं वो मिलकर अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स को रोक लेंगे, फॉरेन इन्वेजन्स को रोक लेंगे। अब तो इनके बीच में संधि हो ही गई है, तो मिलकर दोनों पावर शेयरिंग करेंगे। इनमें से जो स्ट्रांग है वो तो ये हैं मराठास, और जो वीक है वो मुगल्स हैं। लेकिन मराठास अभी आप देख रहे हो इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरी ईमानदारी से साथ दे रहे हैं मुगल्स का। दिक्कत क्या थी, अहमद शाह अब्दाली को हराना इतना आसान नहीं था। तो मराठास जो हैं कुछ लोकल रूलर्स से, इंडिया के लोकल रूलर्स से, स्पेशली उत्तर भारत के किंगडम से, नॉर्दर्न इंडिया के किंगडम से सपोर्ट मांगते हैं कि अहमद शाह अब्दाली यार लौट कर आएगा। इनको पता था कि नजीब उद दौला को इन्होंने यहां से एक्सपेल कर दिया है, पंजाब भी छीन लिया वापस। अहमद शाह अब्दाली का ईगो तो हर्ट होगा इन बातों के ऊपर। तो इनको ये पता था कि आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली आएगा और इस बारी ज़्यादा बड़ी फोर्सेस के साथ आएगा। इन्होंने बहुत हेल्प मांगी लोकल रूलर से, बार बार ये एक चीज़ बोलते रहे मराठास, इंडियन से बार बार एक चीज़ बोलते रहे, लोकल रूलर से, हिंदुस्तान के शासकों से उत्तर भारत के अंदर बार बार एक दरख्वास्त करते रहे कि समझने की कोशिश करो दोस्तों, भारत जो है वो भारतीयों के लिए, हिंदुस्तान की धरती हिंदुस्तानियों के लिए है। एक फॉरेन इन्वेडर जैसे अहमद शाह अब्दाली जो है उसका कोई मॉरल राइट नहीं बनता है कि वो इंडिया के ऊपर रूल करे। हमें अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों को अपना दुश्मन देखना चाहिए जो कि किसी पराए मुल्क से चले आ रहे हैं और हमारे नेटिव लैंड के ऊपर कब्जा करके आके रिसोर्सेज को लेकर जाकर अपनी रिचनेस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनको कोई भी सपोर्ट मिला नहीं लोकल रूलर से। अब नजीब उद दौला जो था, इसका तो बोरिया बिस्तर पैक कर दिया गया कि बेटा निकल यहां से, दिल्ली से निकल और पंजाब हमें वापस कर। और ये रोहिल्ला चीफ था, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। इसने खत भिजवाया अहमद शाह अब्दाली को, सर जी इंडिया वापस लौट कर आ जाओ, सब बर्बाद हो गया, मुगल्स और मराठास की संधि हो गई है। मराठास ने कुछ महीनों के चलते दिल्ली भी मुझसे छीन लिया, और आपको जो मुगल्स ने जो पंजाब दिया था ना कि आप उनको कुछ भी मत करो, पंजाब रीजन भी हमसे दोबारा से छीन लिया। तो उसने रिक्वेस्ट करी अहमद शाह अब्दाली से, भारत आओ सर जी आप, मैं अकेले इतना कुछ नहीं संभाल सकता, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। उत्तर भारत के अंदर क्योंकि मराठाओं की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है, उनको तो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। अब अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रोश है, जो उसका जो गुस्सा है, वो अब फूट फूट कर निकलेगा और वो आखिरी बार भारत में इस कदर लौटेगा कि वो अब मराठास को निश्ते नाबूद कर कर जाएगा। और वो इवेंट बना आगे चलकर इतिहास के पन्नों में जो जाना गया, उस इवेंट को हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बारे में हम डिटेल तरीके से, अटमोस्ट डिटेल मैनर में चैप्टर नंबर 1 में तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़े से वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स हैं, इसको भी हम जान लेंगे। दोबारा से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की सेम सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है विद सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये वाला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर प्रॉपर मराठाओं के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डीप डिगिंग करते हुए आपको मराठास कैसे हार गए अहमद शाह अब्दाली से
उसके बारे में ये टॉपिक आपको बताएगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।